हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं 28, जिसके अंदर अपन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, फ्रिक्शन। अगर आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर है वो अच्छे से पढ़ लिया है तो फ्रिक्शन में आपको कोई ज़्यादा डाउट नहीं आने वाले हैं। क्योंकि ध्यान से देखना, देखो बच्चों, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि वेट फोर्स है mg अपन किस प्रकार से अप्लाई करते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी बॉडी जिसका मास m है तो उस पर हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी नीचे की तरफ mg फोर्स अप्लाई करना ही करना है। उसके बाद में तनाव बल किस प्रकार से लगाते हैं वो मैंने आपको समझा रखा है। कोई भी रस्सी है तो रस्सी में आपको तनाव बल लगाना है टी, कैसे लगाते हैं मैंने आपको समझा रखा है। इसके बाद में अविलंब प्रतिक्रिया बल जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पे। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है उसकी कैलकुलेशन करनी आपको अच्छे से आनी चाहिए, जो मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा, ठीक है ना। हर बात का आपको प्रॉपर जवाब मिलेगा यहाँ पे। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे लगता है, हमेशा संपर्क सतह के लंबवत लगता है, और कितना लगता है अलग अलग केसेस इसके अंदर अलग अलग होता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ और यहाँ पे बता दूंगा। इसके बाद में फ्री बॉडी डायग्राम बनाते टाइम आपको एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जिसको अपन बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। अब इस फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन और इसका मैग्नीट्यूड यानी इसका परिमाण और दिशा वो अपन किस प्रकार से निर्धारित करते हैं, यही मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो चलो स्टूडेंट्स, अपन सीखते हैं घर्षण बल क्या होता है। सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ, घर्षण बल। इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना। ये क्या होता है, अभी एक प्रकार का बल होता है, और ये कौन सा बल होता है, एक प्रकार का विरोधी बल होता है। और इसकी जो प्रकृति है कि कौन सी प्रकृति का बल होता है, भाई चार मूल बल होते हैं, उनमें से कौन सा होता है, ये विद्युत चुंबकीय प्रकृति का बल होता है। विद्युत चुंबकीय प्रकृति का बल होता है। और ध्यान से देखना, जो घर्षण बल होता है वो संरक्षी होता है कि असंरक्षी होता है, असंरक्षी। अब संरक्षी और असंरक्षी क्या होते हैं, ये आपको वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। यानी इनको अपन बोलते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया ये। अब घर्षण बल है ये क्या करता है, अभी बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं ये गति का विरोध करता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो अगर कोई इसको ऐसे लिखता है कि ये गति का विरोध करता है, ये गलत बात है। ये गति का सहयोग भी कर सकता है, गति का विरोध भी कर सकता है, दोनों ही बातें अभी। तो फिर घर्षण को अपन किस प्रकार से डिफाइन करते हैं, तो बेटा घर्षण हमेशा आपेक्षिक गति यानी सापेक्ष गति यानी रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो लिख दो भाई, घर्षण हमेशा सापेक्ष गति का विरोध करता है। क्या करता है, सापेक्ष गति का विरोध करता है। अभी ये इंपॉर्टेंट बात है। और ये वाली जो बात है ना, इस बात से अपन जो घर्षण की जो दिशा है ना, वो अपन निर्धारित करने वाले हैं। जो सापेक्ष गति का विरोध करता है, इस बात से अपन जो फ्रिक्शन फोर्स है उसकी डायरेक्शन अपन डिटरमाइन करने वाले हैं कि फ्रिक्शन अब वो आगे की तरफ लगेगा या पीछे की तरफ लगेगा। वो सारी सारी बातें अपने को इसी से मालूम चलने वाली है। अब देखो ध्यान से, ये विद्युत चुंबकीय प्रकृति का बल होता है। कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से। जैसे आपके पास ये दो परमाणु है, एक तो ये परमाणु हो गया, एक ये परमाणु हो गया, ये इसका नाभिक हो गया, ये इसका नाभिक हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ध्यान से देखना, देखो सुनो, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अगर अपन बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, इस प्रकार से रिपल्सन। दोनों के नाभिक नाभिक के बीच में भी क्या होता है, इस प्रकार से रिपल्सन होता है, यानी प्रतिकर्षण होता है।
इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में क्या होता है, इस प्रकार से अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में क्या होता है, इस प्रकार का अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच में इस प्रकार से अट्रैक्शन होता है। ये इसको अट्रैक्ट करता है, ये इसको, ये इसको, ये इसको। तो इनके बीच में क्या होता है, इस प्रकार से अट्रैक्शन भी होता है। तो अगर अपन बात करते हैं दोनों परमाणु के बीच में, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो क्या होता है, प्रतिकर्षण। न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, आकर्षण होता है। इनके बीच में लगने वाला ये जो फोर्स है, इसको अपन बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी अंतराण्विक बल। ये जो बल होते हैं इनको अपन बोलते हैं अंतराण्विक बल, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है ना, अंतराण्विक बल हो गए, यानी इसको अपन क्या बोलते हैं भाई, अंतराण्विक बल यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स बोलते हैं। और ये जो अंतराण्विक बल है ना, वो देखो आवेशों के बीच में लग रहे हैं, इस कारण से इनको अपन क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रकृति का बल हो गया। ये कौन सी प्रकृति का बल हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का फोर्स हो गया। ये विद्युत चुंबकीय प्रकृति का बल होता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रकृति का हो गया। और इस फोर्स की वजह से क्या जनरेट होता है, अभी फ्रिक्शन जनरेट होता है। क्या होता है, फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो ध्यान से देखना, देखो मैंने आपको ये बताया, दो परमाणु हो गए, दोनों परमाणु की इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन, दोनों के न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, रिपल्सन। इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो ये अट्रैक्शन और रिपल्सन, इन फोर्सेस को अपन क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी अंतराण्विक बल। और ये जो अंतराण्विक बल है, ये कौन सी प्रकृति का हो गया, विद्युत चुंबकीय प्रकृति का बल हो गया। और इस विद्युत चुंबकीय प्रकृति का जो बल है, इस बल की वजह से यहाँ पे जो घर्षण बल है वो जनरेट होने वाला है। अब कैसे जनरेट होने वाला है, ये परमाणु किसका है, ये परमाणु किसका है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। देखो ध्यान से, जैसे मान के चलिए ये आपके पास कोई सरफेस है, सतह है, ये सतह, और इसके ऊपर आपने इस प्रकार से कोई भी एक ब्लॉक रख दिया, कोई वस्तु रख दी, ये ब्लॉक रख दिया, यानी ये कोई वस्तु है। अब ध्यान से, इस वस्तु की जो नीचे वाली सतह के मॉलिक्यूल्स हैं, ये नीचे वाली सतह के मॉलिक्यूल्स हो गए, और ये जो सतह, इसकी ऊपर वाली सतह के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूं, वस्तु की जो लोअर सरफेस है उसके मॉलिक्यूल्स, और जो धरातल है इसकी अपर सरफेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं। और कांटेक्ट की वजह से इनके बीच में एक फोर्स जनरेट हो जाता है, एक बल जनरेट हो जाता है। इस बल को ही अपन क्या बोलते हैं, अंतराण्विक बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतराण्विक बल। तो ये इनके बीच में इस प्रकार से, इनके बीच में बॉन्ड बन जाते हैं, बंध बन जाते हैं। और यदि इस बंध को मैं देखता हूं, अगर इसकी अपन बात करते हैं, तो ये किसकी तरह होता है, अभी ये स्प्रिंग की तरह होता है, स्प्रिंग की तरह। ऐसे लगता है जैसे मतलब इन दोनों के बीच में स्प्रिंग बंधी हुई है। ये हो गया, ये हो गया। तो इनके बीच में इस प्रकार से जैसे स्प्रिंग बंधी हुई, इसका मैं बड़ा डायग्राम दिखा रहा हूं आपको। स्प्रिंग बंधी हुई है, जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऐसे होते हैं। ठीक है ना। अब जैसे मैं क्या करता हूं, इस वस्तु पर बाह्य बल लगाता हूं, मैंने इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। तो जैसे मैं बाह्य बल लगाता हूं, तो बाह्य बल की वजह से इस वस्तु के अंदर गति की प्रवृत्ति आती है। क्या होती है, गति की प्रवृत्ति। तो बाह्य बल के कारण इसके अंदर आती है गति की प्रवृत्ति आती है। और जैसे इसके अंदर गति की प्रवृत्ति आती है,
तो क्या होता है, ये वस्तु आगे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट करती है, यानी ये धरातल के सापेक्ष आगे की तरफ गति करती है। और जैसे आगे की तरफ गति करेगी तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी, यानी ये जो स्प्रिंग है वो क्या हो जाएगी, खिंच जाएगी। और जैसे छोटी छोटी बहुत सारी असंख्य स्प्रिंगें होती है नीचे की तरफ, मतलब जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना, उनको मैं स्प्रिंग के रूप में समझा रहा हूँ। तो जैसे वस्तु आगे की तरफ गति करने के लिए प्रवृत्त होती है, तो वैसे बहुत सारी स्प्रिंगें होती है, खिंच जाती है, सारी की सारी स्प्रिंगें मिलकर के इसको पीछे की तरफ वापस खींचती है। और जैसे इसको पीछे की तरफ वापस खींचती है ना, तो इस पर देखो ध्यान से, इस प्रकार से पीछे की तरफ एक फोर्स जनरेट हो जाता है, पीछे की तरफ एक फोर्स जनरेट हो जाता है। और इस फोर्स को ये अपन क्या बोलते हैं, इसको ये अपन बोलते हैं घर्षण बल। क्या बोलते हैं इसको अपन, घर्षण बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घर्षण बल। तो एक बार दोबारा से समझ लो, ध्यान से देखना। देखो वस्तु की, जैसे वस्तु है और ये इसका नीचे धरातल है, तो वस्तु की निचली सतह और धरातल की ऊपरी सतह के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से बंध बन जाते हैं, बॉन्ड्स बन जाते हैं। और बॉन्ड्स है वो स्प्रिंग की तरह होते हैं, जैसे मैंने डायग्राम में आपको समझा रखा है। जैसे बाह्य बल लगा करके इस वस्तु को मैं आगे की तरफ पुश करता हूं, तो इस वस्तु में गति की प्रवृत्ति आ जाती है, टेंडेंसी ऑफ मोशन जनरेट हो जाती है। और जैसे आगे की तरफ स्लाइड करना चाहती है, तो वैसे यहाँ पे जो स्प्रिंग्स है वो खींच जाती है, और बहुत सारी स्प्रिंग्स मिलकर के इस वस्तु को वापस पीछे की तरफ खींचती है, जिससे इस सतह की अनुदिश पीछे की तरफ एक बल जनरेट हो जाता है। इस बल को ही अपन क्या बोलते हैं, घर्षण बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घर्षण बल। ठीक है ना। तो घर्षण बल क्या करता है भाई, सापेक्षी गति यानी रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। यहाँ पे सापेक्ष गति का क्या करता है, विरोध करता है। तो ध्यान से देखना। देखो घर्षण बल विरोधी बल होता है, विद्युत चुंबकीय प्रकृति का बल होता है, असंरक्षित प्रकृति होती है, गति का विरोध नहीं करता। ये गति का सहयोग या विरोध दोनों कर सकता है। ये सापेक्षी गति का विरोध करता है, और इस बात से अपन घर्षण की जो डायरेक्शन है वो अपन डिटरमाइन करते हैं। अंतराण्विक बल क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया, इसकी प्रकृति विद्युत चुंबकीय प्रकृति होती है। और घर्षण बल किस प्रकार से जनरेट होता है ये भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है, तो इनको अच्छे से नोट करें बेटा आप। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन देखते हैं घर्षण के प्रकार। घर्षण कितने प्रकार का होता है, ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, जिसके अंदर अपन स्थिति घर्षण और गति घर्षण इन दोनों को समझेंगे, और वहीं से अपना इस चैप्टर का जो फाउंडेशन है वो डेवलप होने वाला है। ठीक है बेटा। तो अपन देखते हैं घर्षण के प्रकार। घर्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन सा, इसके प्रकार कितने होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है स्थितिक घर्षण, स्थितिक घर्षण, इसको अपन बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्थितिक घर्षण कब लगता है। ये तब लगता है जब दो सतहों के बीच में किसी प्रकार की आपेक्षिक गति यानी रिलेटिव मोशन नहीं होती है। तो जब सापेक्ष गति नहीं होती है, तो इस स्थिति में जो घर्षण लगता है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्थितिक घर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थितिक घर्षण बल। जब सापेक्ष गति नहीं होती है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है बेटा। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब सापेक्ष गति नहीं होती है। अब मैं आपको एक दो बातें और बता देता हूं। ये जो बल होता है वो क्या होता है, स्वयं समायोजित प्रकृति का घर्षण है। ये स्वयं समायोजित का मतलब क्या होता है, अभी सेल्फ एडजस्टेबल नेचर। अब सेल्फ एडजस्टेबल नेचर का मतलब क्या, स्वयं समायोजित का मतलब क्या हुआ, मतलब ये अपने आप को समायोजित कर लेता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। कैसे, जो बाह्य बल है, इस बात को समझना, जैसे जैसे अपन बाह्य बल को परिवर्तित करते हैं वैसे वैसे आपका जो स्थितिक घर्षण है वो भी परिवर्तित हो जाता है। यानी इसका जो परिमाण है वो बाह्य बल के अनुसार परिवर्तित होता है। तो अपन बोल देते हैं, ध्यान से देखना, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि इसका जो परिमाण है वो
बाह्य बल के अनुसार परिवर्तित होता है। इसका जो परिमाण होता है वो बाह्य बल के अनुसार परिवर्तित होता है अभी, ठीक है ना, ये चीज हो गई। अब ये सारी सारी बातें एग्जाम्पल के माध्यम से आपको मैं समझाऊंगा। इसके बाद में जो स्थिति घर्षण है, मैंने आपको बोला कि इसका परिमाण बाह्य बल के अनुसार परिवर्तित होता है, तो परिवर्तित होता है तो सीधी सी बात है इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू भी होती है। तो स्थितिक घर्षण का जो अधिकतम मान है इसको अपन बोलते हैं सीमांत घर्षण। इसको अपन बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, सीमांत घर्षण बोलते हैं, यानी इसको अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और जो सीमांत घर्षण है इसको अपन क्या बोल सकते हैं अभी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, सीमांत घर्षण इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अभिलंब प्रतिक्रिया बल। लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो यहां से आपके पास एफ एल, प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, बराबर का साइन लगाते हैं, साथ में कांस्टेंट देगा म्यू एस इंटू एन। और यहां पर आपके पास जो म्यू एस है, इस म्यू एस को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं स्थितिक घर्षण गुणांक, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट, ये म्यू एस आ गया। तो बात सुना भी, जैसे जैसे आप बाह्य बल को परिवर्तित करोगे वैसे वैसे आपका जो सीमांत, वैसे वैसे आपका जो स्थितिक घर्षण उसका मान परिवर्तित होगा। बाह्य बल को आप जैसे जैसे बढ़ाओगे स्थितिक घर्षण बल का मान भी बढ़ेगा, और स्थितिक घर्षण बल का मान एक लिमिट तक ही बढ़ेगा। उस लिमिट को ही अपन क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण। तो सीमांत घर्षण वो घर्षण होता है जो किसी भी सतह के द्वारा अधिकतम उपलब्ध करवाया जा सकता है। तो किसी भी सतह के द्वारा अधिकतम उपलब्ध करवाया जा सकने वाला जो घर्षण है उसको ही अपन क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीमांत घर्षण। और सीमांत घर्षण अब वो किस पे डिपेंड करता है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल पर डिपेंड करता है। ये सारी सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी अभी, ठीक है। और इसके बाद में ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो अगर छोटा है किससे भाई, एफ एल से, तो इस स्थिति में क्या वस्तु गति करेगी या नहीं। और अगर आपके पास जो एफ एक्सटर्नल है वो बड़ा या बराबर हो जाएगा किसके, एफ एल से, तो क्या इस स्थिति में वस्तु गति करेगी क्या, यस, इस स्थिति में वस्तु गति करेगी, ठीक है ना। और ध्यान से देखना, देखो यदि आपके पास जो एफ एक्सटर्नल है वो बड़ा हो जाएगा किससे भी, एफ एल से, तो इस स्थिति में वस्तु गति करने लग जाती है। और यदि वस्तु गति करने लग गई तो इस स्थिति में इस वस्तु पर लगने वाला जो घर्षण बल है इसको अपन बोलते हैं गतिक घर्षण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गतिक घर्षण। तो अब इस स्थिति में वस्तु पर लगने वाला जो घर्षण है इसको अपन बोलते हैं गतिक घर्षण बल, यानी इसको अपन बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन है ये क्या होता है आपके पास म्यू के, सॉरी, इसको अपन बोलते हैं एफ के। और एफ के बराबर क्या होता है आपके पास, म्यू के इंटू एन होता है। क्या होता है, म्यू के इंटू एन। और यहां पर आपके पास जो म्यू के होता है
इसको अपन बोलते हैं गतिक घर्षण गुणांक, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हो गया। और जो गति घर्षण होता है वो क्या हो जाता है बच्चों, कांस्टेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, कांस्टेंट। यानी जो गति घर्षण है क्या ये स्वयं समायोजित प्रकृति का होता है क्या, तो आंसर है नहीं, क्योंकि जो गति घर्षण है वो क्या होता है भी कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये सारी की सारी बातें आपको माइंड के अंदर सेट करनी है, एक एक बात आपको ध्यान में रखनी है, नोट करें इनको आप। तो बच्चों स्थितिक घर्षण क्या होता है, गति घर्षण क्या होता है, इनके बारे में अपन ने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। और ये बातें अगर आपके समझ में आ गई तो इन बातों को मैं एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको और अच्छे से समझा दूंगा, स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा, ठीक है ना। तो देखते हैं अपन देखो ध्यान से। अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ा अभी, अब तक आपने पढ़ा कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है एफ एल वो किसके बराबर होता है, आपके पास म्यू एस इंटू एन होता है। और इसके बाद ध्यान से जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है एफ के बराबर क्या होता है, आपके पास म्यू के इंटू एन होता है, ठीक है भाई। अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यदि आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कम है किससे बताओ, लिमिटिंग फ्रिक्शन से है, तो क्या इस स्थिति में वस्तु की गति होगी, क्या गति नहीं होगी। और वस्तु की गति नहीं होगी तो वस्तु का जो त्वरण ए बराबर कितना हो जाएगा, आपके पास है 0। और इस स्थिति में जो फ्रिक्शन है वो किसके बराबर हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो जितना फोर्स लगाओगे ना उतना ही आपको पीछे की तरफ फ्रिक्शन मिलेगा। और इसके बाद में यदि जो आपके पास एफ एक्सटर्नल है वो बड़ा हो जाता है किससे भाई, लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो इस स्थिति में वस्तु की गति होगी क्या, यस। तो इस स्थिति में ए नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और इस स्थिति में जो एफ है वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ये बातें होगी। चलो एक एग्जाम्पल के माध्यम से बात को मैं समझाता हूँ, देखो ध्यान से। ये कोई सतह है जिस पर अपन ने इस प्रकार से 10 kg का एक ब्लॉक रख रखा है, और इस पर अपन क्या करते हैं, इस प्रकार से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं। और ये जो सतह, इस सतह के लिए जो म्यू एस है वो तो देगा आपके पास है 0.4, या इसको 0.5 ले लो, और जो आपके पास है म्यू के है वो कितना देगा, 0.4 हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों चीजें आपको गिवन है। एग्जाम्पल टाइप में ये, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं देवदान से, इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करते हैं। तो इस पे नीचे की तरफ तो क्या लग जाएगा भाई, W बराबर कितना हो जाएगा, mg, m कितना हो जाएगा 10 इंटू जी कितना देगा 10, ये तो 100 न्यूटन हो गया। इसके बाद ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। इस ब्लॉक की वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रही, यानी वर्टिकल अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स आपको बराबर करना है, ऊपर वाला और नीचे वाला बल आपको बराबर करना है। तो यहां पर आपके पास n बराबर कितना हो जाएगा 100। ये पहला काम तो अपन ने कर दिया कंप्लीट। इसके बाद यहां से अपन निकाल लेते हैं एफ एल बराबर क्या होता है आपके पास म्यू एस इंटू एन, म्यू एस कितना देगा 0.5 इंटू एन कितना देगा 100, तो ये आपके पास हो जाएगा 50 न्यूटन हो जाएगा। कितना देगा 50 न्यूटन। ये 50 न्यूटन हो गया अभी। तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो कितना आ चुका आपके पास है, सीमांत घर्षण 50 न्यूटन आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सतह है वो इस ब्लॉक पर अधिकतम 50 न्यूटन तक का घर्षण बल उपलब्ध करवा सकती है। अगर आपका बल 50 न्यूटन से छोटा हुआ तो इस स्थिति में वस्तु गति नहीं कर पाएगी, और जैसे आपने इस बल को बढ़ा करके 50 न्यूटन से ज्यादा कर दिया तो इस स्थिति में वस्तु वो गति करने लग जाएगी, ठीक है ना। अब मैं अलग अलग स्थितियां देखता हूं ध्यान से। सबसे पहले पहली स्थिति हो जाएगी यदि जो आपके पास एफ एक्सटर्नल है वो कितना देगा आपके पास 10 न्यूटन। तो ध्यान से देखना, देखो आप इधर से बाहर से 10 न्यूटन लगा रहे हैं
तो पीछे की तरफ जो घर्षण है वो भी कितना लग जाएगा, 10 न्यूटन लग जाएगा। आप ये मत बोल रहे हैं कि सर लिमिटिंग फ्रिक्शन तो 50 न्यूटन है। अरे ये तो मैक्सिमम वैल्यू इतना तो ये सतह लगा सकती है, बट जितना लगा सकती है हमेशा उतना ही लगाए, ये कोई जरूरी थोड़ा ना है। अगर आप बाहर से 10 लगाओगे ना तो घर्षण भी 10 का लगेगा। तो इस स्थिति में फ्रिक्शन है वो भी कितना देगा आपके पास है, 10 न्यूटन। इस स्थिति में नेट फोर्स है वो कितना देगा आपके पास है, 0। तो क्या इस स्थिति में गति होगी क्या, नहीं, ठीक है ना। तो त्वरण भी कितना देगा आपके पास है, 0। सेकंड, यदि एफ एक्सटर्नल बराबर कितना देगा, बढ़ा करके 50 न्यूटन कर दिया, आपने भी 50 न्यूटन लगा दिया, धीरे धीरे बढ़ाया आपने, तो पीछे की तरफ भी कितना लग जाएगा, 50 न्यूटन लग जाएगा। तो इस स्थिति में फ्रिक्शन भी कितना देगा भाई, 50 न्यूटन। आगे भी 50 पीछे भी 50, तो इस स्थिति में एफ नेट कितना देगा, 0। क्या अभी भी गति होगी क्या, नहीं। थर्ड, यदि आपने जो एफ एक्सटर्नल है वो कितना कर दिया अभी, 60 न्यूटन कर दिया। अब ध्यान से देखना, देखो चक्कर पड़ेगा। बाहर से आपने जो बल लगाया वो कितना कर दिया अभी, 60 न्यूटन कर दिया, और जो सीमांत घर्षण है उसका मान कितना है, 50 न्यूटन ही है। तो ये सतह तो अधिकतम 50 न्यूटन तक का ही विरोध कर सकती है, बट आपने तो 60 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। तो इस स्थिति में आपकी जो वस्तु है वो गति करने लग जाएगी। तो इस स्थिति में ध्यान से, वस्तु गति करेगी, यस, तो गति करेगी। तो इस स्थिति में इस पे क्या लगेगा, गति घर्षण। तो एफ बराबर क्या देगा आपके पास, एफ के बराबर क्या होता है, म्यू के इंटू एन। तो म्यू के कितना देगा आपके पास है, 0.4, एन कितना देगा आपके पास है, 100। तो ये कितना देगा आपके पास है, 40 न्यूटन। अब इस पे गति घर्षण लगने लग जाएगा अभी। और यदि इसका आपको त्वरण निकालना है ए, तो ए बराबर कितना देगा, ए बराबर आगे की तरफ फोर्स कितना लग जाएगा अभी, 60, पीछे की तरफ कितना लग जाएगा, 40 बट्टे इसका द्रव्यमान कितना देगा आपके पास है, 10। तो 60 माइनस 40 कितना देगा, 20, 20 बटे 10 कितना देगा, 2। तो ये आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। अब ध्यान से देखना, देखो फोर्थ कंडीशन में ये इंपॉर्टेंट केस है भाई। अब यदि जो आपने एफ एक्सटर्नल है इसको वापस कितना कर दिया, अभी वापस आपने 50 न्यूटन कर दिया, यानी एक बार आपने 60 न्यूटन का अप्लाई करके फिर वापस आपने फोर्स को 50 न्यूटन कर दिया। तो एक बार वस्तु गति तो करने लग गई, और वस्तु अगर गति करने लग गई तो अब इस स्थिति में वस्तु पे गति घर्षण बल लगने लग गया। और गति घर्षण बल है वो कितना आपके पास है, 40 न्यूटन है। यानी अब पीछे की तरफ 40 ही लग रहा है और आप तो आगे की तरफ 50 लगा रहे हैं। तो एक बार अगर इस वस्तु ने गति स्टार्ट कर दी तो इस गति को मेंटेन करने के लिए, गति को बनाए रखने के लिए आपको कम परिमाण के फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब अपन बात करते हैं, गति तो करती रहेगी वस्तु, गति तो ये करती रहेगी, और इस स्थिति में जो F है वो किसके बराबर देगा अभी, F के बराबर। ये कितना देगा आपके पास है, 40 न्यूटन, ये अपन ने निकाल ही दिया। और इस स्थिति में जो त्वरण A बराबर कितना देगा, आगे की तरफ कितना लगा दिया आपने 50, पीछे की तरफ कितना लग रहा है 40 बटे 10। तो ये आपके पास हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया अभी। तो यहाँ से एक चीज़ मेरे को सीखने को मिली है कि सबसे पहले किसी भी ब्लॉक पर आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालें, अभिलंब प्रतिक्रिया बल का मान निकालें। अभिलंब प्रतिक्रिया बल आने के बाद में आप इस पर सीमांत घर्षण बल जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो आप कैलकुलेट करें, एफएल निकालें। और एफएल निकालने के बाद में आप ये देखें कि बाह्य बल वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा है कि बड़ा है। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से बाह्य बल आपका छोटा है तो इस स्थिति में वस्तु गति नहीं करेगी, और वस्तु गति नहीं करेगी तो इस स्थिति में इस पर क्या लगेगा भाई, स्थैतिक घर्षण। और स्थैतिक घर्षण बल का मान किसके बराबर होता है, आरोपित बाह्य बल के बराबर होता है। जितना आपने बाहर से बल लगाया ना उतने ही आपके पास स्थैतिक घर्षण आ जाएगा, ठीक है ना। और वस्तु का त्वरण कितना हो जाएगा, 0। और यदि आपने बाह्य बल इसका मान बढ़ा करके सीमांत घर्षण से ज्यादा कर दिया तो इस स्थिति में वस्तु गति करने लग जाएगी। और वस्तु अगर गति करने लग गई तो इसमें पीछे की तरफ घर्षण लगेगा, कौन सा बताओ, काइनेटिक फ्रिक्शन यानी गति घर्षण। और गति घर्षण है ऑब्वियसली स्थैतिक घर्षण से क्या होता है, कम होता है, सीमांत घर्षण से कम होता है।
और इसके बाद में यदि आपने बल को घटा करके वापस कम कर दिया तो भी वस्तु है वो गति करती रहेगी भी, क्योंकि गति को बनाए रखने के लिए कम परिमाण के बल की आवश्यकता होती है। तो ये सारी बातें बच्चों आप नोट कर लें, इनको आप देख लें। तो देखिए बच्चों, अपन ने जो पिछला एग्जाम्पल देखा था, इस एग्जाम्पल में अपन ने क्या देखा था, इस एग्जाम्पल में मैंने ये देखा था कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो तो कितना था आपके पास है 50 न्यूटन। अगर आपके पास एफ एक्सटर्नल है वो कितना था 10, एफ एक्सटर्नल कितना देगा आपके पास है 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। तो इस स्थिति में जो फ्रिक्शन है वो कितना लगता है, दस तो कितना लगता है भाई 10, 20 तो कितना देगा 20, 30 तो कितना देगा 30, 40 तो 40, 50 तो 50। यानी जैसे जैसे आप बाह्य बल को परिवर्तित कर रहे हैं ना, वैसे वैसे जो घर्षण बल है उसका मान भी परिवर्तित हो रहा है, और इसको अपन बोलते हैं स्थितिक घर्षण बल। और अपन जानते हैं कि स्थितिक घर्षण बल होता है वो क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है, यानी स्वयं समायोजित प्रकृति का होता है। तो यहां से लेकर के यहां तक यह देगा आपके पास है स्थितिक घर्षण। और अगर अपन एफ एक्सटर्नल को बढ़ाते हैं तो इस स्थिति में जो स्थितिक घर्षण है वो भी बढ़ता है। इसके बाद में अगर आपने कर दिया 60 तो ये कितना आ गया था 40, फिर ये कितना रहता है 40 ही रहता है। ये क्या देगा आपके पास है गतिक घर्षण। और यदि आप एफ एक्सटर्नल को बढ़ाते हो ना तो इस स्थिति में एफ की है ना वो कांस्टेंट रहता है। चलो इसका अपन एक ग्राफ बना देते हैं ध्यान से। जिस राशि को अपन परिवर्तित करते हैं उसको यहां पे लेते हैं एफ एक्सटर्नल, और जिस राशि में परिवर्तन अपन देखते हैं यानी फ्रिक्शन में, उसको अपन यहां पे लेते हैं। तो सबसे पहले एक्सटर्नल फोर्स को 0 तो फ्रिक्शन भी 0। इसको जैसे जैसे आप बढ़ाते हो ना तो वैसे वैसे ये भी इस प्रकार से आगे की तरफ बढ़ता जाता है। और यहां पर जब आपने क्या कर दिया भाई, यहां पे जो एक्सटर्नल फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर कर दिया, इस स्थिति में जो फ्रिक्शन फोर्स है ना वो भी किसके बराबर हो जाएगा, लिमिटिंग के बराबर हो जाएगा। और इसके बाद में जैसे आप एफ एक्सटर्नल को बढ़ाओगे तो वस्तु गति करने लग जाएगी, तो घर्षण थोड़ा सा इस प्रकार से यूं घट करके फिर कांस्टेंट हो जाता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास है काइनेटिक फ्रिक्शन, और ये क्या होता है आपके पास है स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। मान लो ये वाला एंगल कितना देगा आपके पास है थीटा, तो अपन जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना देगा एफ एल, आधार भी कितना देगा आपके पास एफ एल, तो ये कितना देगा 1, तो यहां से थीटा बराबर कितना देगा आपके पास है 45 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ये वाला ग्राफ बन जाएगा आपके पास में। कई बार कुछ क्वेश्चंस में होता है क्या होता है कि भाई म्यू एस और म्यू के का मान अलग अलग नहीं दिया जाता है, एक ही आपको म्यू गिवन होता है। तो इस स्थिति में जो म्यू होता है ना उसी को आपको म्यू एस, उसी को आपको म्यू के मान के चलना है अभी। तो इस स्थिति में म्यू एस और म्यू के इन दोनों को बराबर लेना आपको, ठीक है ना। प्रैक्टिकली अगर अपन देखें तो म्यू के की वैल्यू म्यू एस से कम होती है, जैसे मैंने एग्जाम्पल में समझाया था म्यू एस कितना लिया था 0.5 और म्यू के कितना लिया था 0.4। बट क्वेश्चन में अगर आपको केवल म्यू दे रखा है तो उसी को म्यू एस और उसी को आपको म्यू के मान के चलना है, ये बात होगी भी, ठीक है ना। तो ये बातें आपने अच्छे से समझी होगी, आपने अच्छे से सीखी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये अपन ने इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ भी अपन ने बेटा बना दिया है, ठीक है। इसके बाद में इन चीज़ों को आप अच्छे से नोट करें। तो
अब तक अपन जो स्थैतिक घर्षण और गति घर्षण है उनके बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। देखो बच्चों, इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं घर्षण कोण व विराम कोण। तो ये क्या होता है भाई? तो सबसे पहले अपन देखते हैं घर्षण कोण। तो ये आपके पास होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो देखो ध्यान से, देखो वस्तु या कोई भी ब्लॉक है, उसको अगर आप धरातल के संपर्क में रखते हैं वस्तु को अगर आप धरातल के संपर्क में रखते हैं तो धरातल वस्तु पर क्या लगाता है अभी? संपर्क बल। तो वस्तु पर क्या लगता है बच्चों? संपर्क बल। इस संपर्क बल के अपन दो घटक कर देते हैं। मैंने आपको बोला कि वस्तु को अगर धरातल के संपर्क में रखते हैं तो वस्तु पर क्या लगता है? संपर्क बल लगता है, कॉन्टेक्ट फोर्स लगता है। इस संपर्क बल के अपन दो घटक कर देते हैं। एक तो घटक हो जाएगा संपर्क सतह के समांतर, और एक हो जाएगा आपके पास है संपर्क सतह के लंबवत। जो संपर्क सतह के समांतर होता है इसको तो अपन बोलते हैं घर्षण बल, और जो संपर्क सतह के लंबवत होता है इसको अपन बोलते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल। तो ध्यान से देखना, देखो घर्षण बल भी कौन लगाती है? सतह। और अभिलंब प्रतिक्रिया बल भी कौन लगाती है? सतह। दोनों सतह के कारण लगते हैं। तो घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल, इन दोनों का जो परिणामी है उस परिणामी को अपन क्या बोलते हैं? संपर्क बल बोलते हैं। और संपर्क बल का संपर्क सतह के समांतर घटक तो घर्षण बल होता है, और संपर्क सतह के जो लंबवत घटक होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? अभिलंब प्रतिक्रिया बल बोलते हैं। डायग्राम से इस बात को मैं समझाता हूँ। जैसे ये अपने पास में क्या हो जाएगा? कोई भी धरातल, ध्यान आपका बोर्ड पे होना चाहिए बस, कंटिन्यू। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये कोई वस्तु है, इस पर आप यहां पर अगर आपने रख दिया तो धरातल कौन कौन से बल लगाता है? धरातल एक तो इस पे बल लगाता है इस प्रकार से, यूं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और यदि इस पर आप इस प्रकार से यूं इधर की तरफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, इस पर यदि आप इस प्रकार से इधर की तरफ एफ एक्सटर्नल आरोपित करते हैं तो इस स्थिति में इस पर पीछे की तरफ एक फोर्स लगता है। इस फोर्स को अपन बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स एफ। इस एफ और एन, इन दोनों का जो परिणामी है, इस परिणामी को ही अपन क्या बोलते हैं? इसको परिणामी को अपन बोलते हैं संपर्क बल। यही आपके पास है संपर्क बल हो गया, एफसी संपर्क बल हो गया। और संपर्क बल का अभिलंब प्रतिक्रिया बल के साथ में ये जो कोण होता है ना, इस कोण को अपन क्या बोलते हैं? लेमडा। और ये जो लेमडा होता है ना, इस लेमडा को ही अपन क्या बोलते हैं? घर्षण कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घर्षण कोण। तो यहां पर आपके पास जो लेमडा है, इस लेमडा को ही अपन क्या बोलते हैं बच्चों? घर्षण कोण बोलते हैं। तो चलो अपन देखते हैं टेन लेमडा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब। तो लंब ये हो गया एफ बटा आधार। आधार कितना देगा आपके पास? एन। अपन जानते हैं एफ बराबर कितना होता है? म्यू एन बटे क्या देगा? एन। एन से एन को काट देंगे तो यहां से टेन लेमडा बराबर कितना देगा आपके पास? म्यू। तो यहां से लेमडा बराबर कितना देगा आपके पास? टेन इनवर्स म्यू। तो इसको ही अपन क्या बोल सकते हैं? इसी को अपन बोलते हैं घर्षण कोण हो गया। घर्षण कोण के बाद में अगला अपन पढ़ते हैं विराम कोण। इंग्लिश में इसको अपन बोलते हैं एंगल ऑफ रिफोज। क्या होता है ये होता है कि जैसे कोई भी आपके पास है
मान के चलिएगा एक तख्ती है, कोई भी आपके पास एक प्लेट है, इस पर कोई भी चीज को रखो, इसके बाद में इसको एक सिरे को फिक्स रखते हुए दूसरे सिरे को ऊपर की तरफ उठाओ, तो एक पर्टिकुलर एंगल पर ये जो इस पे रखी हुई वस्तु नीचे की तरफ स्लाइड करने लग जाती है। तो इसका धरातल के साथ में मैक्सिमम कोण जिस पर रखी हुई वस्तु है वो विरामावस्था में रहती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, विराम कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विराम कोण। तो ध्यान से देखना, देखो विराम कोण क्या होता है अभी, थीटा मैक्सिमम, थीटा का अधिकतम कोण, जिसके लिए जो वस्तु है वो क्या रहती है, विराम में रहती है। तो कैसे, देखो ध्यान से समझते हैं इस बात को अपन। या कोई नत्तल हो गया, ये वाला कोण कितना हो जाएगा, थीटा, इस पर आपने वस्तु रख दी, वस्तु का द्रव्यमान कितना है, एम है, तो इस एम का नीचे की तरफ एम जी लग जाएगा, तो इसका इधर की तरफ जो कंपोनेंट है ये तो क्या देगा आपके पास, एम जी साइन थीटा, इसका इधर की तरफ ये जो कंपोनेंट है ये क्या देगा आपके पास, एम जी कॉस थीटा, ये एम जी साइन थीटा होगा, ये एम जी कॉस थीटा हो गया। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपके पास एन हो गया। नत्तल ये लंबवत वस्तु की गति हो नहीं रही है, तो यहां पर आपके पास एन है वो किसके बराबर हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया। अब ध्यान से देखना, देखो बच्चों यहाँ पर जो एम जी साइन थीटा वो नीचे की तरफ लग रहा है, एम जी साइन थीटा इस वस्तु को नीचे की तरफ फिसलाना चाह रहा है, तो पीछे की तरफ क्या लगता है, इस पे घर्षण बल लगता है, फ्रिक्शन। तो एम जी साइन थीटा तो क्या कर रहा है, इसको फिसलाना चाह रहा है और ये इसको फिसलने से रोकना चाह रहा है। तो यहाँ पे जो एफ है, इस एफ को अपन क्या बोल सकते हैं, म्यू इंटू एन। तो म्यू एन को अपन क्या लिख सकते हैं, एम जी कॉस थीटा। और संतुलन की स्थिति की अगर अपन बात करते हैं तो संतुलन की स्थिति में नीचे की तरफ तो क्या लग जाएगा, एम जी साइन थीटा, और ऊपर की तरफ क्या लग जाएगा, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन कितना देगा आपके पास, म्यू एम जी कॉस थीटा। एम जी से एम जी को काट देंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा कितना देगा, टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर कितना देगा, म्यू। तो यहां से थीटा बराबर कितना देगा आपके पास है, टेन इनवर्स म्यू। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा आपके पास है, टेन इनवर्स म्यू के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये तो आपके पास है घर्षण कोण हो गया, और ये आपके पास में विराम कोण हो गया। घर्षण कोण और विराम कोण इन दोनों का मान क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है ना। तो टेन लेमडा और टेन थीटा इन दोनों का मान म्यू के बराबर होता है। अब ध्यान से देखना, देखो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ये बोल दिया जाए कि जैसे ही अपन नत्तल, जो नत्तल का कोण है उसको अपन 37 डिग्री करते हैं, तो 37 डिग्री करते ही वस्तु नीचे की तरफ फिसलने लगती है। तो इस स्थिति में ये जो एंगल आपको दे रखा है, इससे अपन म्यू की कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ से अपन पता लगा सकते हैं म्यू बराबर कितना था, 1037, और 1037 बराबर कितना था, 3/4, यानी म्यू का मान कितना हो जाएगा, 0.75 हो जाएगा। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर घर्षण कोण या विराम कोण का मान दे रखा है तो उसकी हेल्प से अपन म्यू का मान यहाँ पे पता कर सकते हैं बेटा। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से नोट करें। ठीक है। तो चलिए बच्चों, इसके बारे में अपन दो और प्रॉब्लम्स देखते हैं जिनके अंदर भी अपने को जो घर्षण बल है उसकी दिशा है वो निर्धारित करनी है। तो अपन ये देखते हैं, ध्यान से, ये ब्लॉक आपके पास है ए, ये आपके पास में ब्लॉक बी है, और इस केस में दोनों ही जो ब्लॉक्स है वो 2 मीटर पर सेकंड से गति कर रहे हैं। ठीक है ना। तो देखते हैं, देखो ध्यान से, अपन सबसे पहले मैं बनाता हूं, ये बी को बना दिया मैंने, इसके बाद में ये ए को बना दिया, ये आपके पास है इस प्रकार से धरातल हो गया। तो ध्यान से देखना, देखो यहां पर धरातल के सापेक्ष ए चल रहा है आगे, क्योंकि धरातल रेस्ट में, और ए की वेलोसिटी कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड। तो धरातल के सापेक्ष ए तो चल रहा है आगे, तो इस पे फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे। तो ए पर इस प्रकार से पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगा देंगे अपन। ये F1, और ये जो धरातल है इस पे इस प्रकार से आगे की तरफ अपन फ्रिक्शन लगा देंगे। ये F1 हो गया। अब अपन बात करते हैं ए और बी के बीच की। यहाँ पे ए की वेलोसिटी कितनी है, 2, और बी की वेलोसिटी भी कितनी है, भी 2 है।
तो यहाँ पर ए और बी इन दोनों का वेग समान है, तो इन दोनों के बीच में किसी प्रकार की सापेक्ष गति नहीं हो रही। तो अपन बोल सकते हैं कि ए का बी के सापेक्ष या बी का ए के सापेक्ष जो वेग है वो कितना भी जीरो है। और वेग अगर जीरो हो गया, सापेक्ष वेग अगर जीरो हो गया, तो इस स्थिति में किसी प्रकार का फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो अपन बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन है, यहाँ पे फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन, जो आपके पास F2 है, इस F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? जीरो हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं हो रही, दोनों के बीच में सापेक्ष गति नहीं हो रही है, इस कारण से फ्रिक्शन है उसको कितना करना पड़ेगा अपने को? जीरो करना पड़ेगा। इसके बाद ये वाला जो आप ट्राई कर सकते हैं, इसके अंदर अगर आपने सारी की सारी जो डायरेक्शंस है वो सही सही अगर आपने बता दी, ठीक है ना, तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसमें एक बार इसको आप सोल्व करें और फिर उसके बाद में इसको चेक करना कि आपकी डायरेक्शन और मेरी डायरेक्शन सही सही आ रही है क्या। ठीक है ना। और अगर आपकी डायरेक्शन मेरी डायरेक्शन से मैच करती है तो इसका मतलब फ्रिक्शन की डायरेक्शन है वो डिटरमाइन करने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है ना। चलो मैं बताता हूँ अब आपको, देखो ये C, ये B, ये A, ये धरातल हो गया। धरातल के सापेक्ष A जा रहा है आगे, तो A पे फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे। ये F1 और धरातल पे इस प्रकार से फ्रिक्शन लग जाएगा आगे F1। भाई इस पर अगर आपने फ्रिक्शन की डायरेक्शन को डिटरमाइन कर लिया तो इस पे इजीली अपन बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन बात करते हैं आगे A और B के बीच में। देखो A तो जा रहा है किससे? अभी 5 से, और B जा रहा है किससे? 2 से। तो यहाँ पे B की वेलोसिटी A की वेलोसिटी से कम है, या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि B के रेस्पेक्ट में A जा रहा है आगे, तो इस A पे फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे। तो A पे इस प्रकार से फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे F2, तो B पे ऑब्वियसली आगे लगना ही है, ये आपके पास F2 हो गया। अब ध्यान से यहाँ पे B और C में से C जा रहा है 3 से और B जा रहा है 2 से, तो C की वेलोसिटी B की वेलोसिटी से ज़्यादा है, तो अपन बोल सकते हैं कि B की रेस्पेक्ट में C जा रहा है आगे, तो इस प्रकार से C पे फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे, तो ये आपके पास है F3, तो B पे इस प्रकार से फ्रिक्शन लग जाएगा आगे, ये आपके पास है F3। ये मैंने जो भी आपको डायरेक्शन बताई है वो सारी की सारी डायरेक्शन स्टूडेंट्स यहाँ पे सही है। तो इसी के साथ में अपना जो लेक्चर नंबर 28 है उसको अपन फिनिश करते हैं। अगर अपन बात करें आज के लेक्चर की, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको ये बताया कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या क्या इसके गुणधर्म होते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में स्थैतिक घर्षण क्या होता है, स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान क्या होता है, अभी सीमांत घर्षण होता है, और स्थैतिक घर्षण होता है स्वयं समायोजित प्रकृति का होता है। इसके बाद में जो सीमांत घर्षण है उसका मान अपन किस प्रकार से निकालते हैं। इसके बाद में गतिक घर्षण क्या होता है, और उसके बाद में जो गतिक घर्षण गुणांक है वो स्थैतिक घर्षण गुणांक से जनरली कम होता है, ये बात भी मैंने आपको बताई। और जो गतिक घर्षण गुणांक है वो ऑलमोस्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। एक्सटर्नल फोर्स को चेंज करने से जो घर्षण बल है उसका मान किस प्रकार से चेंज होता है और इसका ग्राफ किस प्रकार से बनता है, ये मैंने आपको बताया था। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बताई थी। और इसके साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर एक बार कोई वस्तु गति करने लग गई तो इसकी गति को मेंटेन करने के लिए आपको कम परिमाण के बल की आवश्यकता होती है। तो वस्तु को गति स्टार्ट करवाने के लिए ज़्यादा बल चाहिए और गति को मेंटेन करने के लिए, गति को बनाए रखने के लिए अपने को कम परिमाण के बल से भी काम चल जाएगा। ठीक है ना। ये बातें हो गई। और फिर उसके बाद में मैंने आपको एक दो क्वेश्चंस वगैरह भी बताए थे। और फिर उसके बाद में देवदान से घर्षण बल है उसकी डायरेक्शन अपन किस प्रकार से डिटरमाइन करते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा और जो भी डाउट्स है वो आप भेजते रहिएगा। तो चले बच्चों, इसके बाद में अपन देखते हैं कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन है, जो घर्षण की जो दिशा है वो अपन किस प्रकार से निर्धारित करते हैं। ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि जो घर्षण है वो हमेशा क्या करता है, अभी अपेक्षित गति यानी सापेक्ष गति का विरोध करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। ठीक है ना।
तो किस प्रकार से रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, इसकी डायरेक्शन किस प्रकार से डिटरमाइन होती है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखना ध्यान से देखो। सबसे पहला बहुत ही एक नॉर्मल सा जनरल केस है, सबसे आसान वाला केस है। इसके अंदर ये धरातल है और इसके ऊपर कोई भी ब्लॉक रखा हुआ, ये 2 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या होगा देखो ध्यान से, ये आपके पास ब्लॉक बन जाएगा, ये ब्लॉक हो गया, और इसके बाद भी ये क्या हो जाएगा आपके पास इस प्रकार से धरातल। अब यहां पर ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक धरातल के सापेक्ष आगे की तरफ जा रहा है, और ब्लॉक अगर धरातल के सापेक्ष आगे की तरफ जा रहा है तो इस पे फ्रिक्शन किधर की तरफ लग जाएगा, पीछे की तरफ। तो इस पे तो फ्रिक्शन लग जाएगा इस प्रकार से पीछे की तरफ। और अगर अपन बात करते हैं भाई धरातल के सापेक्ष ब्लॉक जा रहा है आगे की तरफ, तो इस पे फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे, और जो धरातल है वो छूट रहा है पीछे, तो इस पे इस प्रकार से फ्रिक्शन लग जाएगा आगे की तरफ, इस पे फ्रिक्शन आगे लग जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों जगह अपन जो फ्रिक्शन है उसकी डायरेक्शन अपन डिटरमाइन कर लेंगे। और एक बात ये है कि यहाँ पे ये आपके पास जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, दोनों एक दूसरे को जहाँ पे टच कर रही है, वहाँ पे दोनों वस्तुओं पर जो फ्रिक्शन है वो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होता है। धरातल के द्वारा ब्लॉक पर और ब्लॉक के द्वारा धरातल पर लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होता है, यानी एक क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है बच्चों, ठीक है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, देखो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर ये ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया, इसको अपन ए बोल देंगे, इसको अपन क्या बोल देंगे, बी बोल देंगे। सबसे पहले इसमें ये मैंने बी बोल दिया, इस प्रकार से ये आपके पास ए हो गया, और ये आपके पास इस प्रकार से धरातल हो गया। वैसे आपको मालूम है कि धरातल तो कभी भी गति करता नहीं है, तो धरातल पर अपन फ्रिक्शन दिखाते नहीं है, और धरातल का अपन कभी भी फ्री बॉडी डायग्राम भी नहीं बनाते हैं, बट फिर भी धरातल पर फ्रिक्शन किस प्रकार से लगता है वो मैं आपको समझा तो देता हूँ। हालांकि धरातल का एफबीडी अपन कभी नहीं बनाएंगे। अब ध्यान से सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो धरातल के सापेक्ष ब्लॉक ए है, वो जा रहा है आगे, तो इस ए पर यहाँ पे फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे, इसको अपन बोल देंगे F1 बोल देंगे, क्या बोल देंगे, F1। और ध्यान से देखना, देखो ए के सापेक्ष जो धरातल है वो छूट रहा है पीछे, तो इस धरातल पर फ्रिक्शन लग जाएगा इस प्रकार से आगे, ये आपके पास F1 हो गया। अब अपन बात करते हैं ए और बी की बात करते हैं, तो देखो ध्यान से ये बी और ये आपके पास ए, बी की वेलोसिटी कितनी है 2 और ए की वेलोसिटी कितनी है 5 है, तो ए की वेलोसिटी यहाँ पर बी की वेलोसिटी से ज़्यादा है, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि बी के सापेक्ष ए जा रहा है आगे, तो ए पे फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे, क्योंकि बी के सापेक्ष ए की वेलोसिटी आगे की तरफ है, तो इस कारण से इस पे फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे की तरफ, तो इस पे फ्रिक्शन लग जाएगा इस प्रकार से पीछे, ये आपके पास F2, इस बी पे फ्रिक्शन लग जाएगा इस प्रकार से आगे की तरफ, ये कितना देगा आपके पास में F2 देगा। तो इस प्रकार से अपन फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो डिटरमाइन कर लेते हैं। अब आप ये नहीं बोल सकते कि सर यहाँ पे जो बी है वो तो आगे की तरफ जा रहा है, तो इसकी गति तो आगे की तरफ हो रही है, और इसमें फ्रिक्शन भी आपने आगे की तरफ लगा दिया। तो ध्यान से देखना, देखो हालांकि बी की वेलोसिटी तो आगे की तरफ है, बट बी की ए के रेस्पेक्ट में जो वेलोसिटी है वो पीछे की तरफ है, ठीक है ना। तो इस कारण से इसमें फ्रिक्शन लग जाएगा आगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी मैटर नहीं करती है, यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी है वो मैटर करती है भी, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करते हैं अपन, देखो ध्यान से ये देखिएगा आप, ये बी हो गया, ये ए हो गया, तो सबसे पहले बना देते हैं अपन बी को, ये बी हो गया, इसके बाद ए बना दिया अपन ने, इसके बाद ये धरातल हो गया, अब ध्यान से देखना, देखो धरातल के सापेक्ष जो ए है वो तो जा रहा है आगे, तो इस पे फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे, तो धरातल पर तो फ्रिक्शन लग जाएगा इस प्रकार से पीछे,
सॉरी उल्टा कर दिया अपन ने, ए पे डायरेक्शन होगी ये, धरातल के सापेक्ष ए जा रहा है आगे, तो इस पे ए पे फ्रिक्शन लग जाएगा पीछे, और इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो ए के सापेक्ष जो धरातल है वो छूट रहा है पीछे, तो इस पे फ्रिक्शन लग जाएगा इस प्रकार से आगे। अब अपन आगे बात करते हैं, तो ध्यान से देखो यहां पर बी जा रहा है इस प्रकार से इधर की तरफ, तो ए के सापेक्ष जो बी है वो जा रहा है इधर, तो इस बी पे फ्रिक्शन लग जाएगा इधर, तो इस बी पे फ्रिक्शन लग जाएगा इस प्रकार से इधर, ए पे फ्रिक्शन लग जाएगा इस प्रकार से इधर। ये बात हो गई भी। यहां पर ए और बी के बीच की जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उस पर बी पर फ्रिक्शन कितना भी F2, तो ए पर भी फ्रिक्शन कितना देगा F2 देगा, यानी दोनों के द्वारा एक दूसरे पर लगने वाला जो फ्रिक्शन है वो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होता है। ठीक है ना, तो इन चीजों को आप अच्छे से नोट करें।